Fungi are classified on the basis of बताओ क्या क्या खासियत होना चाहिए। सर किस ऊपर बेसिस का पर? नहीं दिख रहा थोड़ा। ऊपर का नहीं दिख रहा है। Fungi are classified on the basis of, अभी दिख रहा है क्या? यस ठीक है। सर। यस सर। तो सबसे पहली बात तो बेटा उनका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, जैसे माइसीलियम कैसे कैसे होता है बताओ। माइसीलियम स्ट्रक्चरली क्या क्या होता है? सेप्टेट, एसेप्टेट, याद आ रहा है ना? मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर कैरेक्टर, एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, है ना। जैसे जैसे एक फ्लावर कैसा दिखता है, कोई एक प्लांट बाहर से कैसा दिखता है, वो उसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया। जैसे मैं एक बाहर से कैसा दिखता हूँ, ठीक है, ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गया। अंदर की चीजों को अगर हमको समझना है तो वो एनाटॉमी में आता है, ठीक है। जैसे भाई हमारे अंदर बाहर से कितनी हड्डियां दिख रही है? एक भी नहीं दिख रही है। अंदर 206 हड्डी है, तो 206 हड्डी को अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, अलग कर पा रहे हैं, दैट इज एनाटॉमी, ठीक है। समझ आया एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी? यस सर। देन उसके बाद मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, कि भाई किस टाइप का स्पोर, आपको मालूम है मैंने बहुत सारे स्पोर फॉर्मेशन बताया है। एक आध नाम बताओ, चलो बताओ। दीपिका साहू बताएगी, बता बेटा। दीपिका, स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ, एसेक्सुअल स्पोर्स के नाम बताओ। नहीं पता? हरलीन? सर ज़ूस्पोर्स, फोरेंजियोफोर, कोनिडिया। कोनिडिया। चलो बताओ भाई आयुष, सेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं? oospores, ascospores एंड basidiospores। ठीक है, गुड। चलिए, तो ये हो गया बेटा। अब इसमें एक फ्लो चार्ट है कि कितने टाइप के फंगाई हैं, है ना। तो कितने टाइप के फंगाई हैं ये अपन देखेंगे। उसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, मैं आपको एक बता रहा हूँ कि भाई पढ़ना क्या क्या है। चलिए, देन उसके बाद देखेंगे बेटा, एक तो लोअर फंगाई, ठीक है, सबसे लोअर फंगाई, लोअर फंगाई, उसको अलगल फंगाई भी बोलते हैं, अलगल फंगाई, ठीक है। और उसको फाइकोमैसिटिस भी बोलते हैं, फाइकोमैसिटिस, ठीक। देन इससे थोड़ा एडवांस आएगा, इससे थोड़ा एडवांस आएगा, एस्कोमैसिटिस, एस्कोमैसिटिस, और उसको बोलते हैं सेक फंगाई। अच्छा, ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है? फ्रूटिंग बॉडी, जैसे आप लोग मशरूम खाते हो, तो ये जो मशरूम होता है एक्चुअल में ये एक प्रकार का फ्रूटिंग बॉडी होता है। फ्रूटिंग बॉडी जो है उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे की तरफ होगा, जिसको मैं बताऊंगा आपको पूरा डायग्राम, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है, इसको आगे बताऊंगा। ये एस्कोमाइसिटिस हो गया और सेक फंगाई हो गया। तो पहला कौन सा हो गया? फाइकोमाइसिटिस, और लोअर फंगाई अलगल फंगाई, दूसरा एस्कोमाइसिटिस और सेक फंगाई, तीसरा बेसिडियोमाइसिटिस। आप लोगों ने बेसिडियोस्पोर पढ़ा है, बेसिडियोफोर पढ़ा है? यस सर। और क्या पढ़ा है? सेक्सुअल स्पोर्स क्या क्या पढ़ा है? oospores and ascospores। एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, याद है? यस एस्कोस्पोर सर। एंड यस सर। बेसिडियोस्पोर। लेकिन आपने कहीं भी फाइकोस्पोर नहीं पढ़ा है, ऐसा आप लोगों ने नहीं यस पढ़ा, सर। ठीक है। चलो, देन उसके बाद ये हो गया बेसिडोमाइसिटिस। बेसिडोमाइसिटिस को और क्या बोलते हैं? तो क्लब फंगाई, इसको क्या बोलते हैं? क्लब फंगाई। देन उसके बाद क्या आएगा? ड्यूट्रोमाइसिटिस। चलो, अब इसमें मैं बहुत सारा लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, मैं आपको समझाऊंगा। सर एक बार माइसीलियम क्या होता है वो बताइए ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। माइसीलियम बेटा, जैसे ये एक हाइफी है, कोई भी एक फंगल हाइफी है, ठीक है, सेप्टेट या एसेप्टेट, ये न्यूक्लियस हो गया। तो बेटा हाइफी अगर ब्रांच्ड है, बहुत सारी ब्रांचिंग, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग ही होने वाली है, ठीक है।
अकेला माइसीलियम नहीं होगा, हाइफी नहीं होगा। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये स्पोर है, स्पोर अपन ऐसा देखे थे, याद आ रहा है आप लोगों को, इस यस टाइप सर। का, ठीक है, सर्कुलर या कोन शेप होता है, कोनिकल शेप में या फिर सर्कुलर होगा। तो ये स्पोर जब जर्मिनेट होता है तो पहले हाइफी ही निकलता है, ये हाइफी है, ये हाइफी है। फिर उसके बाद हाइफी आगे ग्रोथ करेगा और फिर ऐसा ब्रांचिंग होते जाएगा, इसी को माइसीलियम बोलते हैं बेटा। मतलब ठीक है, ब्रांच हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम बोलते हैं, ये ओके। माइसीलियम। ठीक है, ये ऐसा माइसीलियम, ये पूरा पूरा फैलते जाएगा, ये पूरा ऐसा पूरा फैलते जाएगा, मतलब ये तो मैं बहुत छोटा सा बताया हूँ। पूरा आप लोग ब्रेड में देखे होंगे, वो क्या है बेटा, पूरा माइसीलियम फैला रहता है। ठीक है, ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स उसके निकले रहते हैं। तो आपको एकदम ध्यान से देखना, ऐसे पूरा ऐसा लगेगा कि कुछ हेयर के थ्रेड्स हैं। कभी देखे हो आप लोग, कभी ध्यान से देखना आप लोग, Yes, एकदम sir. नाक नाक घुसा के मत देखना, नाक को बंद करके, क्योंकि उसके स्पोर्स हवा में उड़ते रहते हैं। अब एकदम से एकदम जहाँ फफूंद लगा हुआ है, फंगस है जिस एरिया में खाने में, उसको एकदम ऐसे किनारे से मत देखना, सर बोले हैं देखो गरे करके। ठीक है, फंगल फिर वो फंगस जो रहता है नाक में चले जाता है कई बार। ठीक है, तो कई लोगों की इम्यूनिटी कम होती है तो फिर फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आप थोड़ा सा मास्क पहन के एकदम पास से देख सकते हो, आपको ऐसे लगेगा एकदम थ्रेड है, थ्रेड। अभी बरसात का समय है, कई बार होता है फंगस, ठीक है, एकदम थ्रेड लाइक होगा। वो क्या है बेटा, थ्रेड लाइक, लॉन्ग सिलेंड्रिकल नेटवर्क माइसीलियम में होता है। नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, चलो, यस सर। देन उसके बाद ये आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बेटा, ये 4 टाइप का फंगाई का क्लासिफिकेशन है, फाइकोमाइसीटिस और लोअर फंगाई, है ना। सबसे इनिशियल टाइप के होते हैं, इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं होते हैं, है ना, लेकिन जो फंगाई में होना चाहिए वो सारे होते हैं सभी। ठीक है, एस्कोमाइसिटिस और सैक फंगाई, बेसिडोमाइसिटिस और क्लब फंगाई, ड्यूट्रोमाइसिटिस और फंगाई इम्परफेक्टाई। अब इसको फंगाई इम्परफेक्टाई इसीलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि ये परफेक्ट फंगाई नहीं है, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। परफेक्ट फंगाई नहीं है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है एक्चुअल में अभी तक के। तो इसीलिए क्या किया गया है कि इस ग्रुप में जितने भी फंगाई है, लाइक जैसे अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेटोट्राइकम, तो ये जितने भी, ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल है, तो जितने भी फंगाई हैं उनको एक अलग क्लास में रख दिया गया है, एक अलग ग्रुप में डाल दिया गया है, जिसको हम ड्यूट्रोमाइसिटिस या फंगाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि सर ये क्या चौथा ग्रुप है? नहीं, एक्चुअल में इसको अलग रखा गया है इनके फीचर्स के हिसाब से, लेकिन इसके बारे में बहुत ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। आगे स्टडी होगी तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि ये भी तीनों में से किसी एक में से ही है, इन तीनों में से किसी एक में ही है। तो मोस्टली ये एडवांस फंगाई, एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस आर एडवांस्ड फंगाई। ये लोअर फंगाई है, ध्यान रखेंगे, ये लोअर फंगाई है फैकोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस और बेसिडोमाइसिटिस जो है वो एडवांस फंगाई। ठीक है, क्योंकि इसमें सर फ्लोटिंग बॉडीज, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो ड्यूटेरोमाइसिटिस को भी तो लोअर फंगाई होना चाहिए, वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है। बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर फंगाई करता है। ठीक है, लोअर फंगाई करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, वो भी सर बहुत सारे तो अलग फिर अलग तरीके। सर तो तो फिर उसको उसको तो उससे भी नीचे आना चाहिए ना। नहीं बेटा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही नहीं देखता, बहुत सारी चीजों के बेसिस पर देखता है बेटा। ठीक है, बहुत सारी चीजों के बेसिस पर देखते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है। देखो जैसे हाइफी है ना, अब एक एक करके देखेंगे। हाइफी है, इसका हाइफी देखो, जो लोअर फंगाई है इसका हाइफी जो रहेगा वो एसेप्टेट है। हाइफी एसेप्टेट रहेगा। एसेप्टेट का मतलब क्या होगा, जिसमें सेप्टा नहीं है। सेप्टा नहीं है तो न्यूक्लियस एक से ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सीनो लिख लेना, सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को सिनोसिटिक बोलते हैं। पिछले क्लास में आप लोगों ने देखा है ना, कि ए सेप्टेट होने से क्या होगा बेटा, सेप्टा नहीं है, न्यूक्लियस आजू बाजू में है, तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए, उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट, एक से ज्यादा न्यूक्लिएट है वो मल्टी न्यूक्लिएट और सिनोसिटिक कंडीशन। तो ये लोअर फंगाई में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप बाकी जगह देखोगे तो एस्कोमाइसिटिस हो गया, बेसिडोमाइसिटिस हो गया या ड्यूट्रोमाइसिटिस हो गया,
बेटा स्क्रीन को टच मत करो आप लोग, है ना, वो पूरा लकीर खिंचा रहा है। तो एस्कोमाइसिटिस और बाकी जो तीनों ग्रुप है इसमें आप देखोगे तो हाइफी ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। देखो ये एडवांस फंगाई में मिलता है बेटा, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट फंगाई जो रहता है वो जो रहेगा वो आपका एडवांस फंगाई में आता है। ठीक है, तो अब ये हो गया, मैं हाइफी का पहले बता दे रहा हूँ। तो हाइफी ये एसेप्टेट हो गया, तो भाई सीधी सी बात है, तो उसका न्यूक्लियस का कंडीशन सिनोसिटी या मल्टी न्यूक्लियस हुआ, खत्म बात। बाकी तीनों में आपको कैसे मिलेगा, ब्रांच एंड सेप्टेट मिलेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस आता है कि किसमें सिंगल न्यूक्लियस है, किसमें डबल न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अब ये मोनोकैरियोटिक स्टेज का मतलब क्या होता है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस। सिंगल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, तो मोनोकैरियोटिक है, जिसको नहीं मालूम है या जो भूल गए हैं लिख लिया करो। मोनोकैरियोटिक है तो वो सिंगल न्यूक्लियाई होगा। ठीक है, अब बेसिडियोमाइसिटिस और क्लब फंगाई है, ये भी ब्रांच एंड सेप्टेट है, मतलब सब में सिंगल ही न्यूक्लियस होगा। तो लेकिन लेकिन जब कई बार जैसे बेटा आप लोग देखे हो कि फ्यूजन होता है दो माइसिलियम का या दो हाइफी का, तो क्या होता है उसमें, क्या होता है उसमें, बोलो। डाइकैरियोटिक होते हैं। डाइकैरियोटिक स्टेज आता है। ठीक है, डाइकैरियोटिक स्टेज आता है, तो मेजोरिटी डाइकैरियोटिक, इसलिए बेसिडियोमाइसिटिस और क्लब फंगाई जो है वो एडवांस फंगाई में आते हैं। ठीक है, ये एडवांस फंगाई में आते हैं। ठीक, तो मेजोरिटी डाइकैरियोटिक है, शॉर्ट टर्म के लिए मोनोकैरियोटिक होते हैं। तो मोनोकैरियोटिक स्टेज जो रहेगा बेटा, अच्छा सॉरी, डाइकैरियोटिक स्टेज कब होता है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है, दो सेल फ्यूज होते हैं तब की बात है, दो सेल फ्यूज होते हैं तब वो डाइकैरियोटिक स्टेज में आता है, मतलब दो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस दो अलग अलग जगह पे। ठीक है, देन ड्यूट्रोमाइसिटिस में मोनोकैरियोटिक या डाइकैरियोटिक दोनों में से कुछ भी पाया जाता है। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये सभी टाइप के तरीके से ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जूस्पोर, प्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियम। अब ये जूस्पोर क्या होता है, परमिंदर बताएगी, जूस्पोर क्या होता है। जूस्पोर क्या होता है बेटा, रेणुका। सर जूस्पोर से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अरे बेटा होता क्या है, सर स्पोर्स में फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिलेटेड स्पोर्स को जूस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, वो तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जूस्पोर के थ्रू, वो तो ठीक है, बात की बात है। ठीक है, ठीक है, स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम, रेणुका, आयुष टी। सर वो एक कोई सेल फंगाई का वो एक फॉर्मेशन करता है जो स्पोर्स निकलते हैं, जिससे स्पोरेंजियम कहते अच्छा, स्पोरेंजियम, ठीक है, चलिए। देन उसके बाद कोनिडिया क्या होता है, एस्कोमैसिटिस जो रहता है उसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू। कोनिडिया बताइए, कौन बताएगा, विश्वा, विश्वा बताओ। सर इसमें मतलब कोन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ऊपर के एज में जो होता है फिर कोनोडिया फॉर्मेशन होता है। हाँ ठीक है, समझ गया। चलो अब देखो, बेसिडियोमाइसिटिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, उसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा। ठीक है, ड्यूट्रोमाइसिटिस में आपको कोनिडिया फॉर्मेशन मिलेगा एसेक्सुअल स्पोर्स के रूप में। इस कोनिडिया फॉर्मेशन भी एक प्रकार का स्पोर ही है बेटा, कोनिडिया भी क्या है, एक प्रकार का स्पोर लाइक स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, ये सब एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो जर्मिनेट करते हैं और सीधा हाइफी बनाएंगे और देन माइसीलियम बनाएंगे। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। Yes, यस sir. सर। सर चलो अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो आइसोगैमी, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएंगे। कौन बताएगा, जयवर्धन बताएगा। बताओ भाई आइसोगैमी क्या होता है, तो एब्सेंट था। रिद्धि, रिद्धि टेस्ट नहीं दे रही हो क्या बेटा, रिद्धि। सर मैं बताऊं? आस्था, होगा बेटा, आस्था। आइसोगैमी क्या होता है बेटा, मैसेज कर दिया करो। आस्था, प्रवेश। Sir, it is a fusion of gametes of same size. ठीक, हेमंत, एनाइसोगैमी क्या होता है बेटा, Sir, नहीं पता।
बेटा पढ़ता नहीं क्या हेमंत घर में? सर मैं आई बताओ, पिछले क्लास में तो बेटा पढ़ाया था मैंने सर सब। anisogamy is the fusion of gametes in dissimilar size. हाँ, डिसिमिलर साइज का, अलग अलग साइज का, ठीक है। ओगैमी भी कुछ वैसे ही है ना, एक एग के जैसा रहेगा, एक स्पर्म के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको ओगैमी बोलते हैं, ठीक है। एस्कोमैसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहेगा, देखो जैसे हम लोगों ने देखा है, आइसोगेमी, एनेसोगेमी, ओगैमी है, एंड एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ये सारे पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो गैमेट के टाइप हो गए बेटा। देन उसका जो स्ट्रक्चर होता है, एस्कोस्पोर इज स्ट्रक्चर, बेसिडियोस्पोर इज स्ट्रक्चर, ये सब आगे मैं दिखाऊंगा कि बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर ये क्या होता है, अपन आगे देखेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज क्या होता है, सब अपन आगे देखेंगे। तो अपने को ध्यान रखना है इसको, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये जो टेबल दिख रहा है, इससे डायरेक्ट उठ के नीट में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्कोमैसिटीज, एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटी, बेसिडियोस्पोर, इसको याद रखने की जरूरत भी नहीं है ना। बेसिडियोमाइसिटीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, ठीक है। चलो, देन उसके बाद ड्यूट्रोमाइसिटीज में एब्सेंट रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखेंगे। फ्रूटिंग बॉडी इसमें एब्सेंट रहेगा और इसमें एब्सेंट रहेगा। क्यों? फ्रूटिंग बॉडी जो रहता है बेटा, अब ये फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, जैसे आप लोगों ने मशरूम देखा होगा, जो बड़ा सा निकला रहता है छत्ते जैसा, Yes, sir. ठीक है। तो उसको अपन फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, है ना। तो वो फ्रूटिंग बॉडी इसीलिए बनता है ताकि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू नया स्पोर्स बना सके, ठीक है, या कोनिडिया बना सके, या जो भी स्ट्रक्चर होगा आगे का, ठीक है, नया ऑफस्प्रिंग बना सके, वो फ्रूटिंग बॉडीज होता है। फ्रूटिंग बॉडी का वो काम होता है। मैं बताऊंगा आप लोग जो मशरूम खाते हो तो वो क्या होता है, अपन आगे देखें। तो ये फ्रूटिंग बॉडी इसमें बेटा आपका एस्कोमैसिटीज में एस्कोकार्प कहलाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प कहलाता है, और उसी को हम मशरूम बोलते हैं। समझ आया? फ्रूटिंग बॉडी एक्चुअल में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज का एक स्टेज होता है। क्या बोला मैंने? फ्रूटिंग बॉडी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फेज होता है, ठीक है। समझ आ रहा है बात? चाहे इसको कार्प Yes, हो sir. चाहे बेसिडियोकार्प को हम लोग मशरूम बोलते हैं, जिसका शेप मशरूम जैसा शेप है ना, वो इसलिए उसको बोलते हैं। अब ये स्पोर्स, एस्कर्स विथ 8 स्पोर, एंडोजीनस का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। बताया कि नहीं बताया एंडोजीनस एक्सोजीनस? नो सर। No, sir. अब देखो एक्सोजीनस एंडोजीनस का मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक्सोजीनस क्यों बोलते हैं, एंडोजीनस क्यों बोलते हैं। अच्छा, ये जो जू स्पोर बन रहा है, अगर आप देख रहे हो, ये जो जू स्पोर बन रहा है, ये किसी के अंदर बन रहा है बहुत सारा, ठीक है। ये स्पोरेंजियोस्पोर बन रहा है, ये किसी किसी के अंदर बन रहा है, स्पोरेंजियम के अंदर बन रहा है ये, ठीक है। Yes, sir. एंडोजीनस ग्रोथ हो गया ये एंडोजीनस। अब ये क्या है भाई? ये क्या है भाई? ये कोनिडिया है। ये सब एक्सोजीनस है, ये बाहर ही बाहर बन रहा है, ठीक है। चलो, तो छोटा सा बता देता हूँ मैं डायग्राम पे, ऐसे में हो सकता है ना समझ आए। जैसे मान के चलो बेटा कि ये अपना माइसीलियम है, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का माइसीलियम होगा जिसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा। जैसे ये स्पोरेंजियोफोर हो गया, स्पोरेंजियोफोर हो गया, और ये स्पोरेंजियम हो गया, ठीक है। ये स्पोरेंजियम, ठीक है। तो ये स्पोरेंजियम एक कवर्ड स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारा क्या मिलेगा, बोलो, ये क्या है? स्पोर। Spore. अब स्पोरेंजियम के अंदर है तो ये स्पोर क्या कहलाएगा? स्पोरेंजियो स्पोर, है ना। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर है इसलिए स्पोरेंजियो स्पोर बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजियो स्पोर है, ये एंडोजीनस डेवलपमेंट हो रहा है, इसको एंडोजीनस। एंडो का मतलब क्या होता है बेटा? इनसाइड, इनसाइड, और जीनस ग्रोथ, फॉर्मेशन किसी चीज का, ठीक है। अब अगर हम कोनिडिया फॉर्मेशन देखें, जैसे ये भी स्पेशल माइसीलियम से ही ऐसा ग्रोथ होगा, ठीक है। तो मान के चलो बेटा ऐसा बहुत सारा ऐसा बन रहा है ना, जैसे हम लोगों ने देखा। तो ये क्या हो रहा है, ये देखो, अब ये क्या हो रहा है बेटा, ये इसका ग्रोथ हो रहा है ऐसा। तो ये किसी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है। अब ये जो नया माइसीलियम है, माइसीलियम बीच से डिवाइड हो जाएगा ऐसा, और ये सेपरेट हो गया, ये सेपरेट हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये किस टाइप का ग्रोथ है? ये किसी कवर्ड पाउच के अंदर नहीं है। तो इसका ग्रोथ जो हो रहा है स्पोर का या कोनिडिया का, तो ये एक्सोजीनस ग्रोथ कहलाता है या डेवलपमेंट कहलाता है। समझ आ रहा है बात? एक्सोजीनस जो बाहर से, मतलब एक जैसे मान चलो ये उंगली है, तो उंगली में ये जो मेरी फिंगर है, तो फिंगर का 3
स्ट्रक्चर बनेगा। ये 3 स्पोर बन गया या कोनिडिया बन गया, मान लो 3 स्पोर या कोनिडिया बन गया, ठीक है। अब क्या होगा कि ये एक माइसीलियम था पहले, फिर ये इसको रिप्रोड्यूस करना है तो ये कोनिडिया या फिर स्पोर में चेंज होगा, डेवलपमेंट होगा इसका, और फिर ये यहाँ से हल्का सा कटेगा, ये अलग हो जाएगा, फिर ये अलग से कटेगा, मतलब ये सेपरेट होगा मेन बॉडी से और ये अलग हो जाएगा। तो ये ग्रोथ कैसा हो गया, ये किसी पाउच के अंदर नहीं हो रहा है, दैट इज एक्सोजीनस ग्रोथ। तो इस टाइप के ग्रोथ को क्या बोलते हैं, एक्सोजीनस। समझ आया, एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटर या आउटसाइड, ठीक है, आउटर या आउटसाइड कुछ भी बोल सकते हो, बाहर या बाहर की तरफ वाला जो जीनस, ये ग्रोथ। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। Yes, सर हाँ बोलो, सर मशरूम नॉनवेज होता है कि वेज? आप बताओ। सर मेरे हिसाब से तो वेज होता होगा। वेज क्या होता है पहले ये बताओ, व्हाट इज वेज? तो जो क्या बोलो तो बोलो सर बोलो। जैसे किसी को मार के नहीं खाते हैं, और मेरे हिसाब से तो वेज है। कैसे बात करते हो बेटा, आप प्लांट को काटते हो ना, तो मार के तो खा रहे हो, जैसे भाजी खाते हो तो प्लांट को काट के तो खाते हो। सर मतलब उससे हम लोग किसी का जान नहीं ले रहे हैं ना। ऐसी बात कर रहे हो बेटा, प्लांट को काटोगे तो उसका जान नहीं जाएगा, उसमें जान नहीं है, वो कुछ बोल नहीं सकते, मतलब उनमें जान नहीं है। अच्छा, बैक्टीरिया लिविंग है या नॉन लिविंग? सर लिविंग है। लिविंग में जान होता है कि नहीं होता? होता है सर। होता है। तो ये क्या है, ये भी वो भी लिविंग, लिविंग है। इसमें भी जान होता है, ठीक है, होता है ना भाई। यस सर। वेजिटेरियन का मतलब होता है जो वेजिटेबल्स वाले जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स को हम लोग वेजिटेरियन फूड, प्लांट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स खाते हैं, सब्जी फ्रूट, ये सब प्लांट प्रोडक्ट्स, उसको बोलते हैं वेजिटेरियन फूड। ये प्लांट है क्या? फंगाई इज नॉट अ प्लांट, इसका अलग से किंगडम है, अलग से साम्राज्य है, कौन सा? किंगडम फंगी। हाँ, किंगडम फंगी। तो बेटा ये तो एक अलग ग्रुप में है, पूरा अलग किंगडम है। मोनेरा, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हम दो चीज को सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं, प्लांटी और एनिमेलिया। यस ठीक है, सर। तो प्लांटी को करते हैं प्लांट, जो प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं वेजिटेरियन, जो एनिमल से जो निकलता है प्रोडक्ट, वो सब एनिमल प्रोडक्ट्स, जैसे आप दूध पीते हो गाय, दे आर एनिमल प्रोडक्ट, नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट। वो वेजिटेरियन फूड नहीं बोलो उसका, वो एक प्रकार से प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, वो प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, वो एनिमल प्रोडक्ट। चीज खाते हो, घी खाते हो, समझ आ रहा बात कि नहीं? यस ठीक है, सर। वो सब क्या है, वो सब एनिमल प्रोडक्ट्स। तो प्योरली वेजिटेरियन कोई नहीं होता इस दुनिया में, याद रखिए, सर ठीक है, वो बोलने का। हाँ बोलो। ये एस्कोमाइसीटीज है जो सैक फंगाई है, उसमें डाइकैरियोटिक स्टेज क्यों नहीं आता? वो भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अच्छा, एस्कोमाइसिटिस में, यस सर। बेटा मैंने आप लोगों को जब 3 फेज बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों को एक स्टेज बताया था कि ये एक सेल है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, ये कहाँ से आया, ये 2 जुड़े, एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, प्लस उसको बोलते हैं जिन्होंने ये दे दिया, इसके पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है, तो ये आ गया 2 न्यूक्लियस। तो ये कौन सा स्टेज हो गया, ये डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक। अगर ये काफी देर तक रहेगा तो वो डाइकैरियोटिक स्टेज कहलाएगा। अगर ये फ्यूज हो गया तुरंत, तो फिर वो मोनोकैरियोटिक स्टेज कहलाएगा। अगर ये तुरंत फ्यूज हो गया एक दूसरे से, तो वो डाइकैरियोटिक नहीं कहलाएगा। अगर वो तुरंत फ्यूज नहीं होता है, ऐसा सच पड़ा रहता है 2 न्यूक्लियस, तो ही वो डाइकैरियोटिक होगा। अदरवाइज तो बेटा डाइकैरियोटिक स्टेज तो ह्यूमन में भी होता है, जैसे ये ह्यूमन है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ना, स्पर्म गया, स्पर्म का न्यूक्लियस है, तो अभी भी तो ये डाइकैरियोटिक हो गया क्या, बोलो, हुआ है कि नहीं? यस है ना, लेकिन इसको डाइकैरियोटिक नहीं बोलते हैं यस। क्योंकि वो फ्यूज हो जाता है। तो फंगाई में किसी किसी में तुरंत फ्यूज हो जाता है, किसी किसी में तुरंत फ्यूज नहीं होता, तो तुरंत फ्यूज हो गया मोनोकैरियोटिक, तुरंत फ्यूज नहीं हुआ तो डाइकैरियोटिक, ठीक है। जैसे मतलब बाइसेडियो माइसिटीज और क्लब फंगाई जो है वो उसमें डाइकैरियोटिक इसलिए क्योंकि उनमें बहुत तुरंत नहीं होता है। तुरंत नहीं होता है, इसीलिए वो डाइकैरियोटिक स्टेज कहलाता है। ओके सर। चलिए तो अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसमें, है ना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं।
चलिए, तो ये आ गए अपन यहाँ पर। तो क्लियर है बेटा, ये एक्सोजीनस और एंडोजीनस है ना, एक एक चीज अपन थोड़ा, ये सब एक एक बारी पढ़ना पड़ता है, उसके बाद तो आगे यही सारी चीजें आएंगी तो आपको मालूम रहेगा। चलिए, क्लियर है बेटा, ये फ्लोटिंग बॉडी एब्सेंट होगा। फ्लोटिंग बॉडी क्या होता है, जैसे ये फ्लोटिंग बॉडी होता है, ये इसको बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी, ठीक है। देन उसके बाद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल याद रखने हैं। म्यूकर राइजोपस, फाइटोप्थेरा एल्ब्यूगो, है ना। एस्कोमैसिटिस के एग्जांपल्स आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्कोमैसिटिस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल दैट इज ईस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लेविसेप्स, टफल्स, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मॉरेल्स एंड टफल्स आर इंक्लूडेड इन विच algae, सॉरी, इन विच फंगाई। तो एस्कोमैसिटिस ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन है, मॉरल्स टफल्स क्या होता है। हाँ बोलो सर, ये एग्जाम्पल शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करना है? बिल्कुल बेटा, शॉर्ट नोट्स में आपको एग्जांपल्स मेनली इंक्लूड करना ही है, कंपलसरी। चलिए, यस। बेसिडियोमाइसिटीज में आपको जो जो कॉमन मशरूम जिसको बोलते हैं हम लोग, जो खाते हैं हम लोग, है ना, तो जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग मशरूम बोलते हैं, ठीक है। वरना ये मॉरल्स टफल्स भी वैसी कुछ दिखते हैं, है ना। अस्टिलेगो, पक्सिनिया, ये सब हो गया। ड्यूट्रोमाइसिटीज में ये सारे एग्जांपल्स हैं। चलिए, अब एक एक करके अपन इसका, अब देखो फाइकोमाइसिटीज और ये सब तो उतना काम का नहीं, मेन अपने को बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ना है। तो इसमें आप अगर फाइकोमाइसिटीज को देखोगे तो ये जो फीचर्स आप लोगों को मैं भी बताया हूँ कि ये सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेड होता है, वही सारी चीजें बेटा इसमें, ठीक है। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वही सारी चीजें हैं इसमें लिखी हुई है। कुल मिला करके मैं आपकी सुविधा के लिए ऐसा ये टेबल जो दिया हूँ, एनसीईआरटी में है क्या, देखो तो ये नो सर, नहीं नो है। सर। तो नो सर सर। टेबल आप लोग ऐसे लिख के अपने टेबल पे चिपका दोगे तो आपको इसके जो सारे फीचर्स हैं वो एक बार में याद हो जाएंगे विद एग्जांपल, ठीक है। समझ आ रहा है बात? यस या सर। मैं जो नोट्स दूंगा उसको भी यस। फोटोकॉपी करा के, एक ज्यादा करा के इसको टांग देना, या अपने हाथ से लिख के अगर रखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरे के नोट्स से बेटर होता है अपने नोट्स, ठीक है, अपने हाथ से लिखे हुए, है ना। चलिए, यस सर। वो ज्यादा ज्यादा समय तक याद रहता है, तो इसको सर, आप ये लोग कर टेबल लोगे। लिख के लो। हाँ, ये टेबल अगर आप लिख लोगे, ठीक है, बना लोगे कोरा कागज में और दीवार में ऐसे चिपका दोगे तो आपको ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है ऐसा है पढ़ने का, क्योंकि बायोलॉजी में बेटा इतने सारे टर्म्स एंड फैक्ट्स होते हैं तो आपको बहुत रिवीजन चाहिए रहेगा। तो कमरे भर जाना चाहिए आपके चिपका चिपका के, जो ये सब सर जो घर चीजें से है ना। बाहर निकाल देंगे इतना नहीं नहीं चिपकाने बेटा, से। आप अपने कमरे को भरो ना, मम्मी पापा के कमरे में थोड़ा चिपकाओगे जाके, ठीक है। सर किसी भी कमरे में चिपकाना रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ है। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। हम लोग अपने कमरे को पूरा भर देते हैं, कुछ नहीं होता। चिपकाना है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बेटा है 5 साल का, 5.5 साल का, ठीक है। वो मेरे पूरे घर में जो कलर पेंसिल होता है उससे पूरा यहाँ लिखेगा वहां लिखेगा। इवन जो ये मेरा जो मार्कर है ये बोर्ड में भी लिखता है ना। मैं 5 मिनट मेरे को तो बोर्ड को मिटाने में लगता है, वो भयंकर सारी चीजें बनाता है वो, ठीक है। उसकी मर्जी आएगी तो वही पेन से, ये जो जिससे मैं लिख रहा हूँ इसी से वो घर की दीवार को भी कर देता है, मैं कभी नहीं बोलता, ठीक है। तेरे को जो इच्छा कर रहा है कर, ठीक है। तेरे इमेजिनेशन है तो दीवार में जो बनाना है अपना। वो बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी मतलब बिना देखे बनाते रहता है, कहीं भी बनाता है, ठीक है। पेंट कर लेंगे क्या होता है, एक समय फिर से जैसे साफ किए या पेंट करा फिर से बना देता है, ठीक है। तो कोई हम लोग तो नहीं बोलते, हो सकता है घर में बोलते हो बड़े बुजुर्ग तो, बट आपको ऐसा चिपकाना है कि दीवार का नुकसान ना हो अगर घर में रिस्ट्रिक्शन है तो। बट ये आदत डालो, क्योंकि आप अभी ऐसा, क्योंकि बेटा चीजें इतनी सारी होने वाली हैं कि आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। आपको मल्टीपल रिविजन्स चाहिए, आप बार बार कॉपी पलटा के नहीं देखोगे। आप खाना खाते खाते देख सकते हो चीजों को, आप कमरे के अंदर आए हो तो एक नजर 2 मिनट में कोई चीज देख लिए तो आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा ही पढ़ाई होती है ना, ठीक है। आप लोगों का भी किसी यस सर। पीजी हॉस्टल या फिर किसी आप जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो कॉलेज में है, कोई आपके मेडिकोस कोई अगर सिस्टर होंगे या फिर पहचान वाले होंगे तो उनके रूम में जाके देखना, ऐसे चिपके ये रहते सर दीवार में पूरा चिपका रहता है, पूरा भरा रहता है। हैं। हाँ, ठीक है। हॉस्टल में जाओगे और हॉस्टल में सब चिपका रहता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है बेटा, एक्चुअल में क्या है ना, हम जितने बार चीजों को रिवाइज करते हैं उतना हमारा मेमोरी स्ट्रांग होते जाता है उस चीज के लिए।
ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे को एक ही चीज बोलते हैं, सर मेरे को चीजें याद नहीं होती है, मैं क्या करूं? तो बेटा मुझे भी नहीं होती है, मैं क्या करूं? मुझे भी नहीं होती है, ठीक है। तो किसी का मेमोरी बहुत शार्प नहीं होता है, शार्प उसको बनाया जाता है मल्टीपल रिविजन। मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस करता हूँ, मल्टीपल रिविजन। आप लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, मल्टीपल रिविजन। जितना बार रिवाइज करोगे उतना स्ट्रॉन्ग होते जाएगा मेमोरी आपकी, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपके पास कितना ब्रेन है, आपका कितना आईक्यू है, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी कड़ी मेहनत और मल्टीपल रिविजन, ये सबसे सब चीज पॉसिबल होता है। चलिए, तो ये हो गया हमारा। तो अपन देखते हैं, तो शेयर में कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन। हाँ, तो ये भी जो फाइकोमैसिटीज है, इसमें वही सारी चीजें हैं विथ एग्जांपल, और एस्कोमैसिटीज में वही सारी चीजें हैं विथ एग्जांपल जो मैंने बताया। इसमें एक दो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, ईस्ट साइक्लोमैसिस का क्या क्या काम होता है बेटा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अभी आपको। ईस्ट पिछले क्लास में भी मैंने ईस्ट के बारे में बताया है, क्या होता है ईस्ट? ब्रेड एंड बियर। ब्रेड एंड बियर में बनाने में ये हेल्प करता है। अच्छा, और चलो बताओ भाई, प्रकृति ईस्ट किस टाइप का होता है? यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर फंगाई होता है? सर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। मैंने एक और चीज बताया था पुष्पा, पेनिसिलियम के बारे में बताया था पिछले क्लास में। पेनिसिलियम से क्या होता है? सर नहीं यार। आयुषी? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। गुड। फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर किया गया था वो पेनिसिलियम फंगाई से किया गया, ठीक है, याद आ रहा है? यस सर। चलो, अब ये कॉप्रोफिलस क्या होता है बेटा? ग्रोइंग ऑन डंग, जो गोबर होता है, ठीक है, किसी का भी गोबर, समझ आ रहा है? बस इंसान है जानवर हो, उसमें ये होता है, उसको कॉप्रोफिलस बोलते हैं। अब ये सारी चीजें जो हैं वो सब कॉमन है, मैंने आपको जो टेबल में दिया है, एक बार टेबल पढ़ोगे तो ये सब जो इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब एक बार में याद हो जाते हैं, क्योंकि और याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका डिफरेंस याद करना इंपॉर्टेंट है, किसमें है किसमें नहीं है, और जिसमें है और किसमें नहीं है। तो ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपको इस टेबल से अच्छे से समझ आएगा। वरना क्या है, फाइकोमैसिटीज पढ़ोगे और डिट्रोमैसिटीज आते तक के वो सब भूल जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एक साथ आपको सारी चीजें एक बार में नजर आ जाएंगी। चलो, क्लियर है? तो फाइकोमैसिटीज एस्कोमैसिटीज के सारे फीचर्स नॉर्मल हैं। अब यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, न्यूरोस्पोरा, इसका एक एग्जांपल है, मैंने आपको बताया एस्परजिलस क्लेविस न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा जो रहता है बेटा, वो जेनेटिकल वर्ड्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ना, बहुत ज्यादा। मतलब न्यूरोस्पोरा जो फंगाई है, जेनेटिक्स समझते हो आप लोग? जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी पता है? एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्या होता है? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आप लोग टमाटर खाते हो, ठीक है, तो आप लोगों ने सुना होगा एक देसी टमाटर होता है, एक विदेशी टमाटर होता है। कितने लोगों ने सब सुने हो? यस सर। यस सर। तो फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएंगे कि बता बेटा संजोगिता, ये जो विदेशी टमाटर है ये कौन से देश से आता है? विदेशी टमाटर ये कौन से देश से आता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, सबसे चाइना से आता है, इंडिया बहुत सारी चीजें, चाइना, अमेरिका, कहाँ से आता है बेटा? पाकिस्तान। पाकिस्तान। हाँ, और तब सर भाई मैं पुष्पा, हाँ हेमंत बताओ। सर फार्मर वाले को बोलते हैं सर, जो केमिकल्स उगता है वो। केमिकल? हाइब्रिड टमाटर को विदेशी सर ये जो हाइब्रिड वाला रहता है इसको जीन से मिलके बनाते हैं, वैसा कुछ होता है। बेटा देखो, जो एक्चुअल में आप लोगों ने सुना होगा ये हाइब्रिड है, ये देसी है, एक्चुअल में हाइब्रिड को ही विदेशी बोलते हैं। कारण ये है कि अ, जैसे आप लोग देसी टमाटर विदेशी टमाटर, एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। देसी टमाटर को आप लोगे पका हुआ, तो 2-3 दिन बाद वो धीरे 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 पिलपिला सा होने लग जाता है। 3 दिन बाद देखोगे, अगर आप बाहर रखोगे आप बिना फ्रिज के, तो फिर वो ऐसे मरने लगता है, वो फिर आपको ऐसे बोलते रहता है देखते हुए, जल्दी से खा लो वरना मैं मर रहा हूँ, ठीक है। अब देखे होगे थोड़ा सा एकदम पिलपिला हो जाता है, खराब हो यस जाता सर। है, ठीक है। वही अगर आप जो एकदम गोल रहता है वो देसी टमाटर है, ठीक है। अ, एक जो हाइब्रिड होता है वो थोड़ा सा चपटा चपटा टाइप का, बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है? उसको आप ला के रखो,
3 दिन बाद भी देखोगे तो एकदम ऐसा, एकदम आँख फाड़ के आपको चमकता हुआ दिखेगा एकदम, मैं अभी भी वैसे ही हूँ, एकदम जवान, मरने वाला नहीं हूँ, ऐसा आपको बोलेगा वो, ठीक है। 5 दिन बाद भी देखोगे तो भी बढ़िया एकदम चमकता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। अब 1 साल बाद की बात मत करना। तो वो काफ़ी दिन तक उसकी शेल्फ लाइफ होती है, मतलब शेल्फ लाइफ मतलब काफ़ी दिन तक वो सर स्टे कर महीने सकता भर है। भी वैसी रहेगा? महीने भर नहीं बोलूँगा मैं, हफ्तों हफ्तों तक वो जल्दी खराब नहीं होता है हाइब्रिड, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एक्चुअल में, बेटा क्या होता है ना, हर चीज़ बायोलॉजिकल होता है। जैसे आप देखे होंगे केला को आप लाते हो तो वो पक जाता है कुछ टाइम पर, या टमाटर को आप लाते हो तो आप लोग देखे होंगे थोड़ा-सा येलोइश रहता है टमाटर, ग्रीनिश रहता है, फिर येलोइश, फिर उसके बाद फिर वो रेड हो गया। तो ये जो कलर चेंज हो रहा है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ वो जो रहेगा, ये पक रहा है वो, ठीक है? राइपनिंग हो रहा है उसका, है ना? तो राइपनिंग पीरियड जो रहता है उसके जीन्स पे डिपेंड करते हैं कि भैया वो कितना दिन में पकेगा और फिर गलना चालू हो जाएगा। तो जीन्स मतलब हमारे डीएनए, मतलब उसका जो डीएनए है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि टमाटर की वैरायटी को चेंज कर दिया। उसका जो जीन्स है, जो जल्दी पकाता है उसमें मॉडिफिकेशन कर दिया, जिससे क्या हो गया, टमाटर जल्दी नहीं पकता। और आप सलाद जब खाते हो तो सलाद में आप हाइब्रिड टमाटो खाते हो, देसी टमाटर को सलाद के रूप में नहीं खाते। काटोगे, ऑक्सीडेशन होगा, हवा पड़ेगा टमाटर को और जल्दी गलना चालू हो जाता है देसी टमाटर, पानी निकलना चालू हो जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड टोमेटो होता है उसी का सलाद सही रहता है, काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा तो पानी नहीं छोड़ता है, ठीक है? तो मेनली वो सलाद वगैरह और ये सब जो रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है? सर तो ये क्या है ये एक्चुअल में? हाँ, बोलो। सर हाइब्रिड टमाटर ज्यादा अच्छा होता है कि मतलब ऐसे देसी वाला? सबका अलग-अलग इम्पोर्टेंस है, ऐसा कोई खराब नहीं, ठीक है? ऐसा कोई खराब नहीं। बेटा आप लोग जो सब्जियाँ खाते हो, मोस्टली दे आर हाइब्रिड, ठीक है? मोस्टली दे आर हाइब्रिड। आप जो चावल खाते हो, जो गेहूँ खाते हो, ऑल आर हाइब्रिड, आपको बता दूँ। ये सब जेनेटिक मॉडिफिकेशन यस। से या फिर उनमें हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के थ्रू ये सब आप क्लास 12th में पढ़ोगे। तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन चीज़ें में मैं नहीं ले जाना चाहता हूँ आपको। मैं सिंपली यही बताना चाह रहा हूँ इस एग्ज़ाम्पल के द्वारा कि उनके डीएनए में, जीन्स में, ठीक है? इंटरनली उसको मॉडिफाई किया गया है ताकि उनमें क्वालिटी इम्प्रूव हो। इसको बोलते हैं क्या? इसी प्रकार हाइब्रिड। के और भी चीज़ों को अगर हमको चेंज करने की कोशिश करना है तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। और क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? डीएनए या जीन्स उसके, जिससे वो कंट्रोल होता है सारी चीज़ें उसके बॉडी का, ठीक है? जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। समझ आया? थोड़ा बहुत समझ आया? यस थोड़ा बहुत, है ना? ज़्यादा यस नहीं। यस। सर। तो ये एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला है ये, इस चीज़ को ड्रोसोफिला ऑफ प्लांटिना। भाई ड्रोसोफिला क्या होता है? ये एक इंसेक्ट है जिसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में बहुत यूज़ किया जाता है। तो जैसे एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में एनिमल्स के रूप में इस इंसेक्ट को, ड्रोसोफिला इज़ अ इंसेक्ट लिख लेना, इसको यूज़ किया जाता है। वैसे ही अदर देन एनिमल अगर यूज़ करना रहता है तो न्यूरोस्पोरा को लेते हैं, ठीक है? क्योंकि फंगल ग्रोथ बहुत फास्ट होता है तो चेंजेस भी फास्ट दिखेगा, ठीक है? चलो बाकी फिर जो है इतना बस याद रखेंगे, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में यूज कर, क्लियर है? साइक्रोमाइसिस सेरेविसे ईस्ट को ही बोलते हैं। ईस्ट का जो है नेम है बेटा, उसका नाम और सरनेम साइक्रोमाइसिस सेरेविसे मेक्स द ब्रेड लाइट एंड पोरस। मैंने बताया था आपको, कार्बन डाइऑक्साइड बबल निकलते हैं, बियर वियर वाइन ये सब होता है ना? मेनी मेंबर्स लाइक मोरल टफल्स आर एडिबल एंड आर कंसीडर्ड एज डेलिकेशन, ठीक है? मोरल्स एंड पर बफल्स, या ट्रफल? ट्रफल्स का, हाँ स्पेलिंग गलत है, ठीक है? क्लियर है? ये आता है मॉयल्स एंड ट्रफल्स जो रहता है वो एग्जाम में आता है, खाते हैं इसको, काफी टेस्टी होता है, बहुत महंगा मिलता है ये। एस्परजिलस कंटेमिनेट्स मोस्ट ऑफ द, ये बेटा कौन है? किसका है भाई ये बेटा आयुषी, क्या यार ध्यान ही नहीं रखते हैं सबको। यस सर। बेटा ध्यान रखो, आप क्या क्या बोल रहे थे सब लोग सुन रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ गलत बात नहीं कर रहे थे। चलो तो मैं आपका अनम्यूट हो गया था। देखो बेटा, एस्परजिलस भी एक फंगस है, ये मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरी में ये कल्चर किया जाता है और लेबोरेटरी वीड कहा जाता है, बट डायरेक्टली याद रखना अब ये क्या होता है, सब आगे पढ़ते जाओगे। क्लेविसेप्स पर्प्यूरे, अर्गोट डिसीज ऑफ राई एंड अदर सीरियल। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे फंगस जो हैं वो डिसीज कॉज करते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को? डिसीज यस कॉजिंग, सर।
ठीक है। यस सर। यस सर। चलो, तो ये क्लेविसेप्स उनमें से एक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्लेविसेप्स परप्यूरे, अर्गोट डिसीज ऑफ राई एंड अदर सीरियल्स। ठीक। बेसिडियोमाइसिटिस जो रहेगा, इसको बस अपने को इसका सेक्सुअल साइकिल देखना, बाकी ये जो मैंने बताया है आपको ऊपर वही सारी चीज। ठीक है, तो इसका जो सेक्सुअल साइकिल है सबसे बेस्ट ये डायग्राम से ही समझ आएगा। बोर्ड में भी बनाऊंगा तो ये ऐसा बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलो, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से, सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, मतलब आज की क्लास में समझने लायक ये है, क्योंकि ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, तो इसको थ्योरेटिकली समझने में आपको काफी मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। चलो, क्लियर है? स्टार्ट करूं इसको? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब देखो, अब मुझे आप लोग बताओ, ये जो भी ये स्पोर्स बन रहे हैं, जैसे ये देखो बेटा 1 माइक्रोमीटर, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम। तो ये एक्सोजीनस है या एंडोजीनस? एक्सोजीनस। Exo. ये एक्सोजीनस ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब चलो यहाँ से हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं माइसीलिया से। ठीक है, ये माइसीलिया है कि हाइफी है, ब्रांचिंग है मतलब माइसीलिया है। ठीक है, अब हर एक माइसीलिया हैप्लॉइड होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। जो भी हाइफी या माइसीलिया होता है वो हैप्लॉइड ही होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर Yes, हैप्लॉइड sir. माइसीलिया, ये क्या चीज है? ये क्या है? कौन बताएगा? ये क्या है यहाँ पर गोला गोला? अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में मैंने बताया था। अरे भाई यहाँ देखो, यहाँ पर ये जर्मिनेट हो रहा है। क्या जर्मिनेट हो रहा है? हाइफे। हाइफे जर्मिनेट हो रहा है। किससे हो रहा है? स्पोर्स। स्पोर। तो वो क्या चीज है? स्पोर। ये भी तो स्पोर ही है। अब नाम Spore. बेसिडियो स्पोर है क्योंकि बेसिडियोमाइसिटिस ग्रुप के अंदर आता है, तो बेसिडियो स्पोर है तो स्पोर ही ना। तो ये स्पोर है ना। ये कैसे निकला, क्या निकला, वो बाद में देखेंगे। तो ये स्पोर जर्मिनेट हुआ, बहुत ही मतलब माइन्यूट सा, एकदम ही छोटा रहता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स। अब ये जो स्पोर है इसको हम लोग क्या नाम दिए, क्योंकि ये बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर पड़ रहा है। कहाँ गया? बेसिडियोमाइसिटिस के अंदर हम लोग सेक्सुअल साइकिल देख रहे हैं, एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, चलो, तो बेसिडियोमाइसिटिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग देख रहे हैं बेसिडियोस्पोर बना। ये बेसिडियोस्पोर बना, बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड, ये जर्मिनेट होगा स्पोर, ये स्पोर है जो जर्मिनेट हुआ, ये स्पोर है जो जर्मिनेट हुआ। ये हैप्लॉइड माइसीलिया। अब क्या होगा बेटा? एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। होगा, बोलो। एक प्लस होगा, एक Yes, sir. माइनस Yes, होगा। sir. ठीक है, मतलब मेल बोल सकते हो, एक को फीमेल बोल सकते हो। हालांकि इसको मेल और फीमेल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि किसी में भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ना मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। किसमें? इसमें फंगाई में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। तो कोई भी एक सेल माइसीलिया का, कोई एक सेल क्या होगा बेटा? रिप्रोडक्टिव, या माइसीलिया जो रहता है वो एक जो माइसीलिया है वो एज अ पॉजिटिव। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. माइसीलिया पॉजिटिव के जैसे काम करेगा कि नेगेटिव, मतलब मेल या फीमेल जैसा बोल सकते हो आप। तो ये दोनों क्या हो रहे बेटा? तो क्या होगा? दोनों का सेल फ्यूज होगा। क्या कहलाएगा? नॉट न्यूक्लियस, सेल फ्यूज होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये दोनों फ्यूज होंगे, प्लाज्मोगेमी। अब मुझे बताओ, प्लाज्मोगेमी यहाँ इन दोनों का हो रहा है, ये दोनों का देखो, जहाँ मेरे दिख रहा है ये। ठीक है, कर्सर Yes, दिख रहा है sir. आप लोगों को, एरो दिख रहा है, ये प्लाज्मोगेमी होगा। तो ये जो सेल बनेगा ये कैसा होगा? सिंगल न्यूक्लियस या डबल न्यूक्लियस? शुरू में डबल। डबल डबल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, डाइकैरियोटिक है ना। तो यहाँ से देखो, ये पूरा सिंगल न्यूक्लियस है। ये माइसीलियम जो प्लस है ये भी सिंगल न्यूक्लियस। लेकिन ये जो सेल जिसमें प्लाज्मोगेमी हुआ ये डबल न्यूक्लियस है। तो अब ये ग्रो करेगा, ये ग्रोथ कर रहा है, ये ग्रोथ कर रहा है। बाद में ये अलग हो जाएगा इससे, ये दोनों माइसीलियम से अलग हो जाएगा। ठीक है बात? अब ये ग्रो किया तो ये क्या स्टेज हो गया बेटा? ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम। Dikaryotic. अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ना, ये क्या बनाएगा बेटा? बेसिडियो कार्प बनाएगा। डाइकैरियोटिक बेसिडियो कार्प, ये फ्रूटिंग बॉडी। मशरूम खाते हो ना आप लोग? फ्रूटिंग बॉडी। आप लोग अगर मशरूम देखे होगे तो मशरूम के नीचे ऐसा एक छोटा छोटा फरो मिलता है, ऐसा डिप्रेशन जैसा, गिल्स के जैसा। यस सर। देखे हो आप लोग ऐसा? आजकल जो नया कूलर आता है, यस सर। नया कूलर में देखोगे ऐसा ऐसा डिप्रेशन रहता है। तो यहाँ तो ये दिख रहा है आपको, ऐसा ये डिप्रेशन रहता है। ये क्या रहता है अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये ग्रो किया,
अब ये माइसीलियम कहाँ बनेगा, यही मिट्टी विट्टी में, जहाँ भी जो भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, वहां पर ये स्पोर जर्मिनेट होगा। माइसीलियम जो है वो जिस सबस्ट्रेटम, जिस थाली में खाएगा उसी में छेद करेगा, मैंने बताया था आपको। तो जिस जो भी सबस्ट्रेटम, जो भी बेस है, वहां पर ये क्या करेगा, माइसीलियम ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम ऐसा एक बड़ा सा, अच्छा इसकी जो डंडी रहती है ये क्या होता है मालूम है आपको? ये जो मशरूम का जो डंडी आप लोग देखे होगे ना बेटा, स्टॉक जो होता है, स्टॉक है सर। पकड़ने का, क्या होता है मालूम है? नहीं किस चीज़ से बेटा। नो बनता है? सर। बेटा वो माइसीलियम ही होता है, जो अरेंज रहता है टिश्यू के फॉर्म में, ठीक है, तो वो माइसीलियम ही होता है जो आप लोग खाते हो, ठीक है, सब लोग हम भी। चलो अब आप लोगों को बड़ा हैरानी होगा कि मशरूम के अंदर ये जो है ना, ये क्या होता है, देखेंगे आगे। चलो ये हो गया, ये समझ आया, माइसीलियम क्या ग्रो घात किया, खराब। Yes, प्रोटीन बॉडी बन गया, ठीक है। यस चलो सर। ये हो गया। अब क्या हो गया बेटा, गिल्स लाइन विद बेसिडिया। अभी बेसिडिया क्या है, अब आगे देखो। तो ये जो ये फ्रूटिंग बॉडी में जो गिल्स है, अभी भी ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, डाइकैरियोटिक। ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा है, ये पूरा स्ट्रक्चर डाइकैरियोटिक है। समझ आ रहा है? यस सर। अभी फ्यूज नहीं हुआ, ये फ्यूज नहीं हुआ है, इसीलिए डाइकैरियोटिक बोले। कई लोग अभी पूछे थे ना किसी ने मेरे से, सर मोनोकैरियोटिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली माइसीलियम फ्यूज हो जाता है उसमें न्यूक्लियस। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं इसको। मशरूम जो खिलता है ना, खिला हुआ मशरूम को फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो इसमें अभी भी फ्यूजन नहीं हुआ है, समझ आया? चलो अब ये जो गिल्स है, हमेशा मशरूम ही होगी। नहीं बेटा मशरूम ही नहीं होता है, और भी तो दूसरे होते हैं ना, मैंने एग्जांपल बताया था आप लोगों को। देखो यहाँ पर जो ये जो है आपका, कहाँ गया, यहाँ देखो बेटा, इसका फ्रूटिंग बॉडी होता है कि नहीं, एस्कोमेसिटिस का, एस्कोकार्प। ये बेसिडियोकार्प है जो मशरूम है, मशरूम शेप में जो रहता है वो बेसिडियोकार्प है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पर देखो है क्या, यहाँ एस्कोकार्प है। तो ये एस्कोकार्प का अलग शेप होता है, ठीक है, सब अलग अलग शेप का होता है। चलो अब देखेंगे यहाँ पर। अब ये जो गिल्स है, ये जो गिल्स है, अब इस गिल्स का एक डायग्राम यहाँ पर दिखा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को बेटा? किसका माइक ऑन है, थोड़ा सा बंद करो, नॉइस आ रहा है। यस सर। तो ये जो गिल्स का ये डायग्राम है, जूम किया होगा, है ना, ध्यान से देखते जाना बेटा, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो डायग्राम दिख रहा है आप लोगों को, ये गिल्स का ये जूम वाला डायग्राम, तो यहाँ पर ऐसा आप लोगों को ऐसा दिख रहा होगा। तो ये छोटा सा हिस्सा ये यहाँ पर जूम करके दिखाया गया। तो ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सारा बेसिडिया, इसी को बोलते हैं बेसिडिया। जो ये सेल होता है ना जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, दैट इज बेसिडिया। ये आगे चल के ग्रोथ करेगा, ठीक है, रिप्रोड्यूस होगा इसी से ही। तो ये हो गया माइसीलियम, माइसीलियम के टिप पे बेसिडिया, इसीलिए इसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं, ठीक है। बेसिडिया डाइकैरियोटिक दिख रहा है आप लोगों को? यस हाँ बोलो। यस Yes, सर। sir. सर ये हाँ, किसी बोलो। किसी में तो न्यूक्लियस नहीं है, वो रीग्रोथ नहीं होगा। नहीं वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। चलो आगे देखते है ना, वो नहीं होगा। चलो अभी देखो, ये दिख रहा है जिसमें डाइकैरियोटिक स्टेज है, उसको देखो, है ना, ये बेसिडिया बोलते हैं। अब ये क्या होगा बेटा, अब ये एक्चुअल में सेक्सुअल फेज का एक स्टेज है, मशरूम बनना इसके सेक्सुअल फेज का एक स्टेज है। तो अभी मशरूम बन गया, अब क्या होगा बेटा, जब ये ग्रोथ करेगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, तब क्या होगा, अब ये सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करेगा मशरूम अपना। तो इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी के नीचे साइड में जो बेसिडिया है ना, डाइकैरियोटिक स्टेज है। अब क्या होगा बेटा, डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या होगा, सेक्सुअल साइकिल में कैरियोगैमी, मतलब क्या होगा, फ्यूजन ऑफ कैरियोगैमी, Fusion of nucleus. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो अब ये जो न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? डिप्लॉइड Diploid. अब एक एक सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन ये डिप्लॉइड है। और यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस है ये सब हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक हैप्लॉइड दूसरा हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दोनों मिल गए तो दो N+N 2N न्यूक्लियस इज डिप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है उस सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस से एक सेल से कितने सेल बनेंगे, बताओ भाई, विश्वा, 4. जय, एक सेल से कितने सेल बनेंगे, ईशा? सर ईशा 4। 4 याद आ रहा है, पिछले Yes, क्लास sir. में मैंने समझाया था। Yes, sir. यस सर। चलो तो एक सेल से 4 मतलब डिप्लॉइड न्यूक्लियस, जाइगोट है ये एक प्रकार से, क्या है बेटा, ये जाइगोट है? या इसको जाइगोस्पोर भी बोल देते
है, जाइगोट है, ठीक है। अब देखो, अब इसका मियोसिस होगा तो सीधी सी बात है, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस का 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेगा। दोनों समझ आ रहा है? यस सर। पिछले Yes, क्लास में sir. मैंने ये पूरा बताया बेटा, नहीं समझ आएगा तो मेरे को बता देना, मैं बोर्ड पे बना दूंगा, ठीक है। तो ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इसका मियोसिस होगा तो 4 N N N N 4 N N N, ये 4 दिख रहा है न्यूक्लियस, हैप्लॉयड न्यूक्लियस। बेसिडियम कंटेनिंग 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस। क्लियर है इतना? यस यस सर। सर। अब ये चारों न्यूक्लियस टिप पे जाएंगे, चारों न्यूक्लियस टिप पे जाएंगे और ऐसा 4 बेसिडियोस्पोर बनेगा। दिख रहा है? ये चारों टिप पे जाएंगे, ये नेक्स्ट फेज है, ये इनिशियल फेज है मियोसिस के बाद का। तो ये न्यूक्लियस कहाँ जाएगा? ये 4 दिख रहा है बेटा, ये 4 है। ये एक बेसिडियम दिख रहा है, ये इसमें ये यस बेसिडियोस्पोर सर। कितने दिख रहे हैं? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 4। क्यों 4? क्योंकि इस बेसिडियम में एक ही डिप्लॉयड न्यूक्लियस था जिसका मियोसिस हुआ, तो 4 न्यूक्लियस और हर एक बेसिडियोस्पोर में हैप्लॉयड न्यूक्लियस। तो अब ये बेसिडियम में 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस वाला 4 बेसिडियोस्पोर हो गया। अब ये स्पोर क्या होगा बेटा? डिस्पर्सल होगा इसका, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद हवा में यहाँ आसपास के एरिया में चला जाएगा। फिर से ये हैप्लॉयड माइसीलियम, देन 2 फिर से जुड़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से नया मशरूम आएगा जिसको आप लोग, हो सकता है आप लोग तोड़ के ना खाओ, तो फिर क्या होगा, ये यहीं पड़ा रहेगा और फिर से आसपास के क्षेत्र में ऐसा मशरूम और उगता रहेगा। 1 से 2, 2 से 4, हजारों मशरूम ऐसे उग जाते हैं। अगर आप तोड़ के खा लोगे तो जाते जाते रास्ते में भी जब आप तोड़ोगे तो उसको लेके जाओगे तो रास्ते में भी इसके स्पोर्स डिस्पर्स होते जाएंगे, रास्ते में भी ऐसा मशरूम उगता जाएगा। समझ आया बात? तो आप लोग क्या यस खाते सर। हो मशरूम में? क्या खाते हो? हम तो क्या खाते ही खाते हो नहीं। बाबा? अरे जो लोग भी खाते हैं, क्या खाते हैं? वो सेक्सुअल फेस ऑफ मशरूम होता है। बेचारा रिप्रोड्यूस करना चाह रहा, आप उसको मार देते। सोचो, आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, आसपास के एरिया में कैसे मशरूम हो? चलो मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लेना। समझ आया बात ये कि तो नहीं? दोनों यस यस सर। सर। हाँ बोलो। ये जो दो कोई अलग अलग फंजाई के स्पोर्स होने चाहिए ना, उसी के स्पोर्स से नहीं कर सकते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? उसके स्पोर्स भी कर सकते हैं, अलग फंगाई के भी स्पोर्स कर सकते हैं। ओके सर। बेटा देखो क्या होता है, अलग फंगाई का मतलब ये एक फंगाई हो गया, ये एक फंगाई, ऐसा ये एक फंगाई हो गया और ये एक फंगाई हो गया, है ना? दूसरा स्पीशीज नहीं, क्योंकि एक ही स्पीशीज एक अपने जैसे स्पीशीज से ही फ्यूज होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन का भी कुछ नियम होते हैं। ऐसे में तो बेटा गधे इंसान, घोड़े इंसान, सबके जो रहते हैं ना, मिलावट वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो रिप्रोडक्शन जो होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल आपका रिप्रोडक्शन के वीडियो भी अपने। हाँ हाँ, कॉल आ रहा है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? सब मिक्स क्या बोल रहते। हाँ, मिक्स। तो क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि अपनी जो स्पीशीज होती है ना, उसी स्पीशीज के साथ में मेटिंग होती है, क्योंकि जेनेटिकली जो रहते हैं वो लोग सेम स्पीशीज के होने चाहिए। तो ये उनके क्रोमोसोम की, हर एक अलग अलग स्पीशीज में क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग होता है। हमारे में 46 है क्रोमोसोम का नंबर, ठीक है। गधे और घोड़ों में अलग है क्रोमोसोम का नंबर, चिड़िया में अलग है, मेंढक में अलग है, सब में क्रोमोसोम का नंबर अलग है। क्रोमोसोम का नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। उस क्रोमोसोम का नंबर सेम होगा, वो सेम स्पीशीज के भी हो सकते हैं, सेम फैमिली के भी हो सकते हैं, तो उससे आगे रिप्रोडक्शन किया जा सकता है। जैसे म्यूल है ना, घोड़े और गधे का जो कॉम्बिनेशन है म्यूल, तो वो फर्टाइल नहीं है, वो स्टेराइल। म्यूल मालूम है आप लोग? खच्चर बोलते हैं जैसे हिंदी में, यस सर। सुने हो? तो वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो गधे और घोड़े का कॉम्बिनेशन है। तो वो गधे जैसा सामान ढोने में यूज होता है और घोड़े जैसा थोड़ा बड़ा होता है, मस्कुलर होता है, ठीक है। तो उस पे भी आप चढ़ के सवारी कर सकते हो। गधे के ऊपर अपन सवारी नहीं करते हैं, घोड़े के ऊपर करते हैं। तो वो दोनों का काम कर लेता है, सामान ढोने का और इंसान को ढोने का। तो उसका साइज भी काफी बड़ा नहीं होता,
ना ही गधे जैसा छोटा होता है, तो मीडियम हाइट का होता है, देखना आपको कभी म्यूल को, ठीक है। लेकिन एक चीज है कि नेचर ने कुछ चीजों को डिस्क्रिमिनेट करके रखा है, अलग करके रखा है, बिल्कुल है ना, बांट के रखा है। तो इसीलिए म्यूल जो है पैदा तो कर लेते हैं, ठीक है, पैदा तो अपन करवा लेते हैं, नेचुरली नहीं होता, नेचुरल कर, लेकिन वो फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, म्यूल से म्यूल नहीं होता, तो वो फिर फर्टाइल नहीं होता, इनफर्टाइल होता है। तो वैसे ही एक फंगस जो है वो दूसरे स्पीशीज ऑफ फंगस से जो रहेगा वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ऐसे में तो बेटा जो रहेगा मतलब उनके में फिर चेंजेस या इवोल्यूशन नहीं आ पाता है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। आप लोगों को मैं बहुत ज्यादा आगे डिस्कस नहीं करूंगा वो सारी चीजें, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, इवोल्यूशन या चेंजेस। तो इतना ध्यान रखिएगा, सेम स्पीशीज में ही जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक मतलब एक ही स्पीशीज के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमेट्स का ट्रांसफर, फ्यूजन, ये सारी चीजें, ठीक है। बस इतना बेसिक याद रखो। सर हाँ बोलो। सर मेरे को एक डाउट था, मेरे घर में 3 मशरूम उगा था, फिर सर वो 3-4 दिन बाद खराब हो गया, तो सर उसके आगे तो कोई दूसरा मशरूम नहीं आया उससे? तो बेटा उसको आसपास वैसा क्लाइमेट नहीं मिला होगा। मशरूम को उगने के लिए मैंने आपको बताया क्लाइमेट चाहिए, उसको डेड एंड डिकेइंग जो भी मैटर है आसपास वो होना चाहिए, ठीक है, सड़ी गली चीजें होनी चाहिए। अब आपके घर में साफ सुथरा माहौल होगा तो बेचारा उसको साफ सुथरा पसंद ही नहीं है चीजें, तो वो कैसे उगेगा, ठीक है। ओके क्लाइमेट भी सर। वैसा, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ सर, बारिश वाला दिन था। बारिश, हाँ, तो वो सारी चीजें सर एक हैं। डाउट है हाँ बोलो। सर, एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो 4 हैप्लॉइड में कैसे चेंज होता है वो बताइए ना एक बार और। मियोसिस बेटा, ये हटा दो। यस यस सर। सर। यस सर। अपन अभी जो डायग्राम मैंने आपको समझाया है स्क्रीन शेयर करके, उसको अपन थोड़ा सा मैं इस फॉर्म में बता देता हूँ। जैसे मान के चलो बेटा, दो माइसीलियम ऐसा, ठीक है, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड। अभी दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है। सेप्टेट है, सेप्टेट होगा कि ये सेप्टेट होगा भाई, बेसिडियोमाइसिटिस सेप्टेट। सेप्टेट, ठीक है। तो ये सब सेप्टा है यहाँ पर। अब देखो बेटा, यहाँ पर दो न्यूक्लियस हो गया, तो ये क्या हो गया बेटा, n+n, याद रखिएगा ऐसा आता है एग्जाम में। ये n+n एक्चुअल में 2n भी बोल सकते हैं, बट 2n कब बोलेंगे, जब दोनों न्यूक्लियस का फ्यूजन हो चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको भूलना नहीं। n+n इज डिफरेंट एंड 2n इज डिफरेंट, होता मतलब दोनों का एक ही है, बट लिखते जब आप हो तो उसका मतलब बहुत चेंज हो जाता है। n+n इक्वल्स टू 2n ही होता है कायदे से, गलत बोल रहा हूँ, मैथमेटिकली वो n+n इज 2n, बट अगर आप अलग अलग लिख रहे हो इसका मतलब अलग हो गया। इसका n+n का मतलब है दे आर नॉट फ्यूज्ड, दे आर सेपरेटेड न्यूक्लियाई, ठीक है। इसी को हम डाई कैरियोटिक स्टेज बोलते हैं, ठीक। अब इसको हम आगे बढ़ाए, मशरूम बन गया, ठीक है, ये फ्रूटिंग बॉडी हो गया। ये क्या है बेटा, बेसिडियो का, दैट इज फ्रूटिंग बॉडी, ये फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो का है ना। अब क्या होगा, इसका जो यहाँ पर वाला हिस्सा मैंने बताया था, जो भी यहाँ माइसीलियम है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ऐसा। अब क्या होगा बेटा, ये आगे चल के क्या होगा इसका, बोलो क्या स्टेज आएगा, डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद क्या आएगा, ये तो प्लाज्मोगेमी हो गया, बोलो। कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होगा। कैरियोगेमी में क्या होगा कि न्यूक्लियाई या फ्यूज होंगे। अब ये क्या हो गया, कैरियोगेमी। अब ध्यान से देखते जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेज है, ये जो न्यूक्लियाई है, ये अब 2n हो गया, ठीक है, ये 2n हो गया, ठीक। अब ये डिप्लॉइड है, अब क्या होगा इसमें, ये एक प्रकार से जाइगोट भी बन गया, इसको जाइगोट बोल सकते हो, जाइगोस्पोर बोल सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा इसमें आगे, मियोसिस होगा। अब ये मियोसिस क्या चीज है, मियोसिस में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक सेल है दैट इज 2n, ठीक है, 2n, जैसे मान के चलो इसमें 20 क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ऐसा इसका मत सोच लेना, 20 क्रोमोसोम। तो याद रखिएगा, आप लोग एक चीज लिख लो
अगर याद नहीं रख पाओगे तो, है ना, क्योंकि ये चैप्टर आप लोगों का काफी बाद आने वाला है ना। वही बड़े बड़े चैप्टर्स है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, काफी बड़े बड़े चैप्टर्स हैं अभी आपके पास। तो सेल डिवीजन में आपका एक टॉपिक है, मतलब सेल डिवीजन एक चैप्टर है आप लोगों का, माइटोसिस और मियोसिस। तो याद रखिएगा, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है। इसको लिख लेना IMP करके, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, क्रोमोसोम का नंबर हमेशा डबल होता है इनिशियली। इनिशियली, अब ये इनिशियली क्या चीज होता है इसको देख लेंगे। तो ये मान के चलो बेटा डिप्लॉयड है, अब माइटोसिस या मियोसिस स्टार्ट होगा तो उसमें कुछ स्टेजेस होते हैं। क्या क्या स्टेज होगा? G1 फेस, S फेस, G2 फेस एंड M फेस। अब ये M क्या होता है? या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा। ये समझ आया? बोलो, कट गया है। यस सर। यस सर माइटोसिस और मेयोसिस का डिफरेंस क्या होता है? बेटा पूरा चैप्टर है उसके डिफरेंस के लिए, इसीलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा चैप्टर है बेटा। ठीक है, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस। तो पहले आप लोग ये समझ जाओ कि कोई भी सेल डिवीजन के लिए, ये सेल डिवीजन है, इसको मैं मिटाऊंगा इसलिए आप लोग लिख सकते हो। कोई भी सेल डिवीजन में ये फेस होते हैं, तो G1 फेस, S फेस, G2 फेस एंड M फेस। M फेस जो होता है दैट इज माइटोटिक फेस या मियोसिस फेस। क्लियर है इतना? बोलो जल्दी बोलो भाई, आगे बढ़ेंगे। यस सर। यस सर। यस सर। माइटोसिस, M का मतलब माइटोसिस या मियोसिस, कुछ भी हो सकता है। अब देखेंगे तो जब भी सेल डिवीजन चालू होगा कौन सा फेस पहले होगा? बोलिए। G1 फेस पहले स्टार्ट। G1। ठीक है, G1 के बाद S फेस। अब यहाँ पर जो मुझे बताना है एक्चुअल में S फेस को बताना है, सिंथेसिस फेस। S फेस में DNA डबल होता है। तो मुझे बताओ, माइटोसिस में DNA डबल होगा या मियोसिस में? DNA माइटोसिस में डबल होगा। DNA मतलब क्रोमोसोम मान के चलो। तो माइटोसिस। माइटोसिस में DNA डबल होगा या मियोसिस? माइटोसिस। बेटा अभी तो ये आया ही नहीं है, M फेस तो G2 के बाद आएगा। तो मैंने आपको सिंपली बोला कि S फेस में DNA डबल होता है या क्रोमोसोम डबल होता है। DNA बोलते हैं वैसे, क्रोमोसोम नहीं बोलते हैं। S फेस में DNA डबल होता है। तो बेटा DNA डबल होगा, आगे कोई सा भी फेस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया बात? यस सर। यस सर। समझ आया? यस सर। यस सर। तो G1 फेस, S फेस, G2 फेस ये कॉमन है फॉर बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस। क्लियर है? तो S फेस में DNA डबल हुआ, तो मान के चलो ये एक सेल है, इसमें कितने DNA है? एक क्रोमोसोम का मतलब DNA मान के चलो। ठीक है, तो 20 DNA है। कितने DNA है? 20 DNA। तो माइटोसिस या मियोसिस होने से पहले कितने DNA हो जाएंगे? आफ्टर S फेस कितने DNA बचेंगे? 40। 40। कितने होंगे यहाँ पर? 40 DNA। 40 DNA। यहाँ पर कितने थे? 20 DNA थे। ठीक है बेटा, सबको समझ आ रहा है? मैं बहुत Yes, ही sir. सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। इसका इंटरनल मैकेनिज्म बहुत सिंपल, 5 से 8 मिनट के आसपास में। वैसे ये 3 लेक्चर का है ये टॉपिक। चलो, तो अब क्या होगा कि अगर ये माइटोसिस किया, ध्यान से देखना, तो माइटोसिस में एक सेल से कितने सेल बनेंगे? भाई माइटोसिस एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4। वाह बेटा, माइटोसिस में 1 से 2 बनते हैं, 1 से 2 बनेंगे। और माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहेगा, डबल होगा इस सेल में, या आधा हो जाएगा? सर आधा। नहीं बेटा, माइटोसिस में सेम रहेगा इस सेल के मुकाबले। इस सेल से हमेशा देखना, ठीक है? ये सेल, तो Yes, ये sir. इसमें क्रोमोसोम नंबर या DNA कितना है? 20 है। तो माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगा, 20 और 20। तभी तो रिस्टोर होता है बेटा। ठीक है, सेम होते हैं, है ना? माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनेगा अपने पेरेंट सेल जैसा। जैसे इसका पेरेंट सेल है ये, जैसे हमारा है 46 नंबर,
तो माइटोसिस होगा तो 2 46 वाले सेल बने। ठीक, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये 46 दो कैसे बन गए, डबल कैसे हो गया? एस फेस के कारण। इस फेस में डीएनए या क्रोमोसोम डीएनए डबल हो जाता है, तो 40 हो गया। अब 40 दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 20-20 खत्म। ये क्लियर है? दूसरा, यस सर। अगर ये म्योसिस किया, अगर ये म्योसिस किया तो जो भी सेल का नंबर है, क्रोमोसोम का नंबर या डीएनए का नंबर, उसके जितने भी सेल होंगे उसमें हाफ होने। तो अब मुझे बताओ कि शुरू में था 20 क्रोमोसोम डीएनए, सेल डिवीजन चालू हुआ, एस फेस में डीएनए डबल हो गया। अब कितना हो गया, इस सेल के पास कितना क्रोमोसोम हो गया भाई? 40। 40। अब ये जो सेल है आफ्टर मियोसिस, इससे जो भी सेल बनेगा उसमें इसका हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। कितना? 10। 10। इसका हाफ कितना है, इसमें 20 है तो इसका हाफ कितना होगा? डॉटर सेल्स में 10। तो अभी इसके पास कितने क्रोमोसोम है आफ्टर एस्पेस? 20 आफ्टर एस्पेस इसके पास कितना 40 क्रोमोसोम? 40 ठीक है, तो कितने सेल बनने चाहिए? 4। 4। तभी तो 23 23 23 और 23 ये गैमेट्स होते हैं हमारे, मेल गैमेट या फीमेल गैमेट, ऐसे ही बनते हैं। समझ आया बात? यस स्किन सर। सेल का ग्रोथ हो रहा है, हेयर का ग्रोथ हो रहा है, नेल्स का ग्रोथ हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है, ये सब माइटोटिक डिवीजन। 1 से 2 सेल अपने पिताजी जैसे, जैसे ये पिताजी है उनके 2 बच्चे इन्हीं के जैसे, और ये मियोसिस में इसका हाफ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 46 का 92 हो चुका है, अब 92 को डिवाइडेड बाय 4 कर देना है, तभी तो बेटा वो डिवाइड हो पाएगा। तो 92 को डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 23 into 4 92 हो जाएगा। समझ आया बात? ये थोड़ा सा यस सर। ठीक है। तो ये मियोसिस के थ्रू ऐसा, तो मियोसिस के थ्रू अब ये कितना भैया 2n है। इमेजिन करो इसमें 20 क्रोमोसोम है, तो अब ये मियोसिस करेगा तो हर एक सेल, कितने सेल बनने चाहिए और उसमें कितने वो होंगे, क्या होंगे भैया, क्रोमोसोम्स होंगे? बोलो बोलो। 4 cell and 10 DNA। 4 cell and 10 chromosome। हाँ, ये हो गया, ये ऐसा, ये ऐसा। तो अब इसमें कितने न्यूक्लियस बनेंगे आफ्टर मियोसिस? 4, और हर एक n होगा, सब n होगा। यस सर। यस सर। ठीक, समझ आ रहा है? ध्यान से देखोगे तो सब समझ आ जाएगा। अब क्या होगा आगे? अब क्या होगा आगे? ये ऐसा न्यूक्लियस इधर आ गया, स्पोर्स में 4 स्पोर ऐसा। समझ आया? ये सब क्या यस है? सर। हैप्लॉइड है। अब ये क्या हो गया? हैप्लॉइड स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर क्या बोलते हैं? बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर्स। ठीक है, दैट इज n होगा ये। अब ये जर्मिनेट होगा, ये ऐसा हाइफी बनेगा, माइसिलियम बनेगा, और ये नया सा बॉडी बनेगा। ठीक है, समझ आया? यस क्लियर हो सर। रहा है? यस सर। यस ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। चलो देन उसके बाद ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ड्यूट्रोमाइसिटिस का मैंने जो बताया है वही सारी चीजें, इसमें एग्जांपल आप लोगों को ध्यान रखना है ये 3। ठीक है, क्लियर है बेटा? एक रीडिंग Yes, कर sir. लेना, Yes, बहुत sir. आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, एक रीडिंग कर लेना इसको, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं समझ आएगा अगर आप ध्यान से देखे हो। अब देखो यही सब क्वेश्चन आता है इसमें कि डाइकैरियोटिक स्टेज क्या होता है, कब होता है डाइकैरियोटिक स्टेज, फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, मियोसिस किस में होगा, मियोसिस किस में होगा, किस में होता है मियोसिस, मियोसिस किसके बाद होता है,
मेयोसिस के बाद क्या होता है, यही क्वेश्चन आता है यार। अगर आप बस थ्योरी को रट लोगे तो कुछ नहीं समझ आने वाला है। तो थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक उसको समझना है। एक बार समझ आ गया तो आगे दिक्कत नहीं जाती है, ऑलमोस्ट आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है बेटा ये? ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। तो इसका ग्रोथ कैसा होता है? ये एक्सोजीनस ग्रोथ है, हाँ, एक्सोजीनस ग्रोथ। क्लियर है? यस यस सर। इसको पूरा पढ़ लेना आप लोग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लांट किंगडम चालू करेंगे। सर